हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री की बातें करते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और कब होता है। हिस्ट्री में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव, पहले के लोग कहाँ रहते थे, मूवमेंट ऑफ द पीपल। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते थे तो उनके मूव करने का क्या कारण था। नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे देश के जो 2 नाम हैं इंडिया और भारत, ये नाम कहाँ से आए। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। इसमें हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंट पास्ट्स, वन पास्ट और मैनी। इसमें हम पढ़ेंगे कि सबके पास्ट एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है। बीसी और एडी के कंसेप्ट को समझेंगे। एल्सवेयर में हम बात करेंगे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, बीते हुए टाइम या गुजरे हुए वक्त और गुजरे हुए वक्त के लोगों के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, वो लोग क्या खाया करते थे, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, वो लोग कैसे घरों में रहते रहे होंगे, अलग अलग लोगों की लाइफ कैसे रही होगी। अलग अलग लोग जैसे हंटर्स यानी शिकारी, हर्डर्स यानी चरवाहे, फार्मर्स यानी किसान, रूलर्स यानी राजा, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, प्रीस्ट यानी पुजारी, क्राफ्ट्स पर्सन यानी कारीगर, आर्टिस्ट यानी कलाकार, म्यूजिशियन यानी संगीतकार, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। वो कैसे गेम्स खेलते होंगे, कैसी स्टोरीज सुनते होंगे, कैसे नाटक देखते होंगे। हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं उनके पास्ट के बारे में। अब हम समझेंगे वेयर डिड पीपल लिव, आज हम कहाँ रहते हैं, अपने अपने घरों में। अगर एंशियंट टाइम की बात की जाए, हज़ारों लाखों साल पहले की, उस टाइम के लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे। उस टाइम पर शहर, गांव ये सब तो हुआ नहीं करते थे। लाखों साल पहले सिर्फ जंगल थे, इंसान भी जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। आज हमारे घरों में नल से पानी आता है, अगर पानी आना बंद हो जाता है तो हम टुल्लू चला लेते हैं, हैंडपंप से पानी ले लेते हैं। आज तो पानी के मल्टीपल सोर्सेस हैं, लेकिन अर्ली ह्यूमंस के पास ये सब ऑप्शन नहीं थे पानी घर तक लाने के लिए। वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हमें अगर जिंदा रहना है तो पानी चाहिए। अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अर्लीस्ट लोग वाटर बॉडीज़ के पास रहते थे, जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ। पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास लाखों सालों से अर्लीस्ट पीपल रहते आए हैं। ये लोग नदियों के किनारे भी फिक्स्ड लोकेशन पर नहीं रहते थे, टाइम टाइम पर अपनी लोकेशन बदलते रहते थे। लाखों साल पहले इंसानों को खेती के बारे में भी नहीं मालूम था। अर्लीस्ट लोगों के पास खाने के केवल 2 ही ऑप्शन थे। वो या तो पेड़ों से खाना इकट्ठा कर सकते थे, जैसे पेड़ों के फल, रूट्स, लीव्स, फूल, या तो फिर किसी जानवर का शिकार करके खा सकते थे। यही 2 ऑप्शन थे उनके पास। तो लाखों साल पहले जो अर्लीस्ट लोग थे वो या तो जानवरों को मारकर खाते थे, यानी हंटिंग करते थे, या जंगल जंगल घूमकर खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करना मतलब गैदर करना। तो जो अर्लीस्ट लोग थे वो थे स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। अब शिकार करने के लिए जानवर और खाने का सामान कहाँ से मिलेगा? जंगलों से। Therefore, they lived near forests. कुछ हज़ारों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने लगा, टेम्परेचर थोड़ा गर्म हुआ, फसलें बढ़ गईं। इंसानों को पता चला इन फसलों या पेड़ों के बारे में।
उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा कि जब बीज मिट्टी के अंदर दब जाता है और उसे पानी मिलता है तो बीज से एक नया पौधा निकलता है, वो एक पेड़ बन जाता है, उससे उनको और फल मिल जाएंगे। इस तरह से उन्होंने खेती करना सीख लिया। उन्हें ये समझ में आ गया कि फसल कैसे उगाई जाती है। अर्लिएस्ट पीपल ने देखा कि फसलों से जो ग्रेन्स निकलते हैं वो इन ग्रेन्स को पका करके खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं। जब तक वो हंटर गैदरर थे तब तक वो खाना स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो खाना जल्दी ख़राब हो जाता था। ये जो ग्रेन्स थे इनके साथ एडवांटेज ये था कि इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता था और आगे चलकर फिर उन्हें पकाकर खाया जा सकता था। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत की बात थी। तो इंसानों को जब फसलों के बारे में पता चला तो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब वो लोग जंगल में रहने के बजाय सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की तरह रहने लगे। दे स्टार्टेड लिविंग एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। वो एक जगह सेटल होने लगे और वहाँ एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करने लगे। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने खेती करना यूं ही शुरू किया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ भी लोगों ने अलग अलग जगह खेती करना शुरू किया। साउथ एशिया को सबकॉन्टिनेंट कहते हैं बिकॉज इसका साइज भले ही कॉन्टिनेंट से छोटा है बट इट इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, hills and mountains. Indian subcontinent includes countries like India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंस मिले हैं इन एरियाज सच एज सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में हैं एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में हैं जो पहले इंडिया का पार्ट था। ये पहाड़ की श्रृंखला है, छोटे छोटे माउंटेन हैं। यहाँ पर लोगों ने खेती बाड़ी शुरू करी थी सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की तरह। वहाँ पर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली यानी गेहूं और ज्वार। 8000 ईयर्स अगो मतलब आज से 8000 साल पहले। गारो हिल्स मेघालय स्टेट में है और विंध्यास एमपी में माउंटेन रेंज है। एग्रीकल्चर या खेती के साथ साथ लोगों ने कैटल रेयरिंग भी शुरू करी। कैटल रेयरिंग मतलब गाय भैंस पालना। कैटल रेयरिंग से उनको दूध मिल सकता था, मीट मिल सकता था, वूल मिल सकता था, वूल यानी ऊन, और उनकी स्किन मिल सकती थी। इस स्किन का यूज़ करके वो कपड़े बना सकते थे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मेनी एरियाज। राइस वॉज ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास माउंटेन रेंज मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन विंध्यास के नॉर्थ से स्टार्ट हुआ। जब इंसान खेती करने लगा तो खेती में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नदियों के आसपास ही वो खेती करने लगे। इसी तरीके से कुछ हज़ारों साल बाद वहाँ छोटे छोटे गांव बने। ये छोटे छोटे गांव बढ़ते बढ़ते शहर में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से करीब 4700 साल पहले जो सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ थीं, जो सबसे पहले शहर थे, वो बने। सबसे पहले शहर बने थे इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरिया में। उस पूरे सिविलाइजेशन को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस एक नदी है जो कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है। ट्रिब्यूटरीज उन छोटी छोटी नदियों को कहते हैं जो कि बहते हुए बड़ी नदी में जाके मिलती हैं और उस बड़ी नदी को और बड़ा बना देती हैं। इंडस नदी की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, रवि, चेनाब, ब्यास एंड सतलज। जल या पानी को आब कहते हैं और 2 नदियों के बीच जो जगह या ज़मीन होती है उसे दोआब कहते हैं। 5 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं पंजाब। यहीं से इंडिया के स्टेट पंजाब का नाम आता है क्योंकि पंजाब में 5 नदियां आकर मिलती हैं इंडस नदी से। पार्टीशन के बाद आधा पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया है, इंडिया के पास आधा पंजाब बचा है।
हमने पढ़ा कि इंडिया के मैप में नॉर्थ वेस्ट साइड इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर सबसे पहले सिटीज़ बसी थी 4700 साल पहले। टाइम बीतता गया और बात आई 2500 ईयर्स पहले की। उस टाइम सिटीज़ गंगा नदी के किनारे बसने लग गईं। गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास 2500 साल पहले सिटीज़ बसना स्टार्ट हो गई थी। गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सोन। ये गंगा के साउथ की तरफ है। सोन रिवर के बैंक्स पर एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था जिसका नाम था मगध। मगध गंगा के साउथ में था। ये एरिया आज के टाइम में बिहार में इंक्लूड होता है। एंशिएंट टाइम में सबसे पहले जो किंगडम बना था वो मगध था। यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। उन्होंने बड़ी सी सिटी बनाई मगध। तो हमने देखा कि पहले लोग छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे, बाद में धीरे धीरे किंगडम बनते चले गए। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द पीपल। हजारों लाखों सालों से लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते रहे हैं। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रैवल करते रहे हैं। इस मूवमेंट की कई वजहें थी, जैसे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह काम काज की तलाश में ट्रैवल करते थे। जीने के लिए लोगों को खाना चाहिए, काम चाहिए, इसलिए वो मूव करते थे। दे नीडेड मनी फॉर देयर लाइफ। दूसरा रीज़न है टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या साइक्लोन आ गया या भूकंप आ गया। फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो वहाँ के लोगों को वो ज़मीन छोड़कर कहीं और जाकर सेटल होना पड़ता था। थर्ड रीज़न है मूवमेंट ऑफ आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। आम आदमी के अलावा आर्मीज भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। एक राजा दूसरे राजा के किंगडम पर हमला कर देता था। एक राजा के सोल्जर्स दूसरे राजा के सोल्जर से लड़ाई करते थे और हराने के बाद उस किंगडम को अपने किंगडम में मर्ज कर लेते थे। फोर्थ रीज़न है मर्चेंट्स ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड। मर्चेंट्स ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ट्रेड का मतलब होता है अपना सामान सामने वाले को बेचना और दूसरे का खरीदना। तो मर्चेंट्स अपने वैल्यूएबल गुड्स को कैरावान या शिप में कैरी करके ट्रैवल करते थे फॉर ट्रेड। फिफ्थ रीज़न है रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपगेटिंग रिलीजियस मैसेज। रिलीजियस टीचर्स जैसे संत, सूफी, धर्मगुरु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए रिलीजन से जुड़ी बातें, रिलीजन का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए मूव करते थे। द हिल्स एंड माउंटेन जैसे हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। ये जो सारे जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ हैं, ये एंशिएंट टाइम में जर्नी को डिफ़िकल्ट और डेंजरस बना देते थे, क्योंकि उस समय मूवमेंट के ज़्यादा साधन नहीं थे। आज तो हमारे पास प्लेन है, बस है, ट्रेन है, बाइक है, जो हमारी जर्नी को बहुत इजी बना देते हैं। मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती थी, मगर लोग मूव करते रहते थे। सवाल ये उठता है कि ट्रैवलिंग से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। All these movements led to the sharing of ideas between people. एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे, वो एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते थे। जब लोग एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, तो जो कल्चरल ट्रेडिशन होता है किसी भी जगह का, वो इनरिच होता है। जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं, वो सिर्फ खुद नहीं जाते हैं, वो अपने साथ उस जगह अपने कल्चर को भी ले जाते हैं। हर जगह खाना बनाने के तरीके अलग हैं, हर जगह का म्यूज़िक अलग है, पत्थरों में जो नक्काशी करी जाती है, हर जगह उस नक्काशी का स्टाइल भी अलग होता है। एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं, तब नए टाइप की स्टाइल निकलती है और इन टोटल कल्चरल ट्रेडिशन एनरिच होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेम ऑफ द लैंड। हमारे देश के दो नाम जो हैं,
इंडिया और भारत, ये नाम हमारे देश को कहाँ से मिले? सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का नाम आया है इंडस नदी से, वही इंडस नदी जो कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देश का नाम इंडस नदी पर क्यों पड़ा? इतनी सारी तमाम नदियां हैं, किसी भी नदी पर पड़ सकता था, इंडस नदी पर ही क्यों कि इंडस से इंडिया हो गया? इंडिया नाम हमारे देश को हमने खुद नहीं दिया है, हमारे देश को इंडिया नाम बाहर के देश वालों ने दिया है। इंडिया का हमेशा से एक बहुत क्लोज कनेक्शन रहा है ईरान और ग्रीस के साथ। उस टाइम पर ग्रीक एम्पायर इंडियन एम्पायर से लगता था, यानी सटा हुआ था। ईरानियंस एंड ग्रीक्स यानी ईरान और ग्रीस के वासी को जब इंडिया आना होता था तो उन्हें सिंधु नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। उनके लिए इंडिया का मतलब था वो देश जो सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद आता है, लेकिन वे सिंधु वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। सिंधु नदी का नाम बन गया इंडस, बीच में सिंधु का नाम इंदु बन गया, इंडोज बन गया, हिंदोज बन गया, वहीं से हिंद भी आता है और हिंदुस्तान भी, और यही इंडस से फिर आगे चलकर इंडिया बन गया। लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जितनी भी जमीन इंडस रिवर के ईस्ट में थी उसे इंडिया कहा गया। इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया हो गया। दूसरा नाम है भारत। भारत एक ट्राइब थी जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहती थी। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। उन्हीं के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। भारत नाम का जिक्र ऋग्वेद में भी है, जो कि 3500 साल पहले लिखे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चलता है? पहला मेजर सोर्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स। दे आर द बुक्स रिटन लॉन्ग अगो, मतलब बहुत साल पहले जो बुक्स लिखी गईं, ऐसी बुक्स को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, लोग हाथ से बुक लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आता है। मैन्यू का मतलब है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब है लिखा हुआ। तो हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। पहले के टाइम पेपर भी नहीं होता था, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीव्स पर लिखते थे, या फिर एक स्पेशल ट्री की बार्क होती है नोन एज बिर्च, हिंदी में इसे भोजपत्र कहा जाता है। ये पेड़ मेनली हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसकी जो खाल या बार्क होती है इसको प्रिपेयर किया जाता था, कंप्रेस या दबाया जाता था, फिर इस पर लिखा जाता था। पाम लीव्स और बिर्च बार्क पेरिशेबल होती हैं, या तो इन्हें इंसेक्ट खा जाते थे, या तो ये ट्रैवल के टाइम ख़राब हो जाती थी, या फिर जब लोग एक दूसरे की लैंड को कॉन्कर करते थे तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसलिए इनमें से काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं और हमें मिल नहीं पाई हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी सर्वाइव कर गई हैं। कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी प्रिजर्व करके रखी गई हैं टेम्पल्स, मॉनेस्ट्रीज और म्यूजियम्स में, क्योंकि ये बहुत ही सेक्रेड और पूजनीय मानी जाती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में कई तरह की चीज़ें लिखी जाती थीं, जैसे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी धर्म से जुड़ी बातें और पूजा करने की विधियाँ। द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के बारे में। मेडिसिन्स एंड साइंसेस के बारे में, जैसे आयुर्वेद के बारे में। लिटरेचर के बारे में। एपिक्स, प्लेज एंड पोएम्स के बारे में, जैसे रामायण, महाभारत। मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? मेनली संस्कृत में, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राकृत और तमिल में भी लिखी जाती थी। उस टाइम पर ये तीनों सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी। प्राकृत मतलब द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। संस्कृत तो स्कॉलर्स यानी विद्वान और पंडित लोग बोलते थे, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो संस्कृत में बात नहीं कर पाते थे, वो प्राकृत में बात करते थे। दूसरा तरीका टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट आर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ,
इंस्क्रिप्शन मतलब अंदर की तरफ लिखा हुआ, मतलब खुदा हुआ। Inscriptions are writings engraved on hard surface like metal or stone। जब पत्थरों पर, मेटल्स पर कुछ गोद कर लिख दिया जाता है, लेटर्स इम्बेड करते हैं, यानी जब हार्ड सरफेस पर खुदाई करके लिखा जाता है, उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। क्या चीज़ें लिखते थे इंस्क्रिप्शंस में? ऑर्डर्स ऑफ द किंग, राजा ने जो ऑर्डर दिया है ताकि सारे लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें और ओबे कर सकें। लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग किंग, क्वीन एंड अदर्स, राजा, रानी और आम जनता के बारे में लिखा जाता था। रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, राजा अगर कोई बड़ी जीत हासिल करता था और वो चाहता था कि उसकी ये विक्ट्री आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, तो राजा उसे एक पत्थर पर गुदवा देता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स के मुकाबले इंस्क्रिप्शंस का ये फ़ायदा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स टाइम के साथ ख़राब हो सकते थे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस ख़राब नहीं होंगे क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स पेरिशेबल लीव्स और बार्क पर लिखी जाती थी और इंस्क्रिप्शंस पत्थर पर लिखे गए हैं। इस चैप्टर में एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन की पिक्चर दी गई है। ये इंस्क्रिप्शन आज से 2250 साल पुराना है एंड वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। आज जो अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, वहाँ से ये इंस्क्रिप्शन मिला है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोक। अशोक ने इस इंस्क्रिप्शन पर लिखवाया है सब कुछ। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। जब हम कुछ लिखते हैं, हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट में लेटर्स और साइंस होते हैं। जब हम कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं या बोलते हैं, वी यूज़ अ लैंग्वेज। इस इंस्क्रिप्शन में टॉप पोर्शन में ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है और नीचे वाले पोर्शन में अरामाइक लैंग्वेज में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि ये दोनों लैंग्वेज, ग्रीक और अरामाइक, कंधार वाले एरिया में बोली, पढ़ी और लिखी जाती थीं। हमारे वेद पुराण भी दरअसल मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर द मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पर इन चीज़ों से हमें केवल राजा महाराजाओं के पास्ट के बारे में पता चलता है। इन्फ्लुएंशियल लोग इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवा सकते थे, पर कॉमन पीपल के पास तो इतने पैसे होते नहीं थे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन लिखवा सकें। अगर हमें कॉमन पीपल की हिस्ट्री जाननी है तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के अलावा दूसरे सोर्सेज भी इनकॉर्पोरेट करने होंगे। सो अदर सोर्सेज इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग और मूर्ति हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं। जो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है पास्ट के बारे में। वो लोग जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्की मतलब पुराने ज़माने का, लॉजिस्ट मतलब स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुराने टाइम की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या हैं? ये पुरानी बिल्डिंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बता सके, जैसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, आर्कियोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं, और जब उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं, वो उस जगह एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने का मतलब ज़मीन खोदकर अंदर से चीज़ें ढूंढना। कैसी चीज़ें ढूंढना? वो चीज़ें जो कि पत्थर की बनी हो, बोन की बनी हो, मेटल या बेक्ड क्ले की बनी हो, उन चीज़ों की बनी हो जो कि हज़ारों साल पुराने होने के बाद भी वैसे ही मिल जाएं, जो डिकम्पोज ना हो गई हो। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जगहों पर ज़मीन खोदकर वो चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे उन्हें टूल्स मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये तमाम चीज़ें उन्हें मिलती हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, तब वो इन चीज़ों की स्टडी करके अच्छा खासा आइडिया लगाते हैं कि पुराने टाइम पर चीज़ें कैसी रही होंगी।
आर्कियोलॉजिस्ट इन सारे सोर्सेस की कार्बन डेटिंग करते हैं उनकी एज पता करने के लिए। चैप्टर 1 में इस पॉट की पिक्चर दी गई है। ये पॉट एक ओल्ड सिटी से मिला है और कार्बन डेटिंग से इसकी एज एस्टिमेट की गई है। ये पॉट है 4700 ईयर्स पुराना। इट वॉज यूज टू स्टोर ग्रेन्स। इन पॉट्स को डेकोरेट करने के लिए इनके ऊपर पेंटिंग की जाती थी और पेंटिंग भी कई चीज़ें डिपिक्ट करती थी, जैसे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़। ये पिक्चर्स में सिल्वर कॉइन दिया गया है। ये कॉइन्स आज से 2500 साल पहले यूज़ होते थे। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fishes to find out what people ate in the past. इससे ये पता चलता है कि एंशिएंट टाइम पर लोग क्या खाते थे। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड रेयरली। प्लांट्स के रिमेन्स ज़्यादा नहीं बचते थे बिकॉज दे वर मोर पेरिशेबल। वो जल्दी डिकम्पोज होते हैं। अब समझते हैं कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं। हिस्टोरियंस मतलब ऐसे स्कॉलर्स जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, पास्ट को पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस काफ़ी बार एक वर्ड को यूज़ करते हैं, सोर्स। They use this word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. मतलब manuscripts, inscriptions और archaeology से जो भी information मिलती है, historians उसको source बुलाते हैं क्योंकि वही उनकी knowledge का source है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। दे यूज़ सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट। दे यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। हमारे हिस्ट्री के कवर पेज पे लिखा है आर पास्ट्स। पास्ट्स प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। तो ये प्लूरल फॉर्म में क्यों है? दिस इज टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इतिहास सिर्फ एक ही नहीं रहता, हर इंसान का अलग अलग पास्ट होता है। जैसे लाइव्स ऑफ फार्मर्स और हर्डर्स वर डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस। लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड सो ऑन। इसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आर पास्ट्स यूज़ किया गया है। हिस्ट्री एक इंसान के नज़रिए से नहीं लिखी जाती है, वो कई लोगों के नज़रिए से लिखी जाती है। दिस इज़ ट्रू इवन टुडे। हम सब का अलग अलग कल्चर है, कस्टम्स हैं। जैसे अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो अपना फूड खुद प्रोक्योर करते हैं बाय फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अपने फूड सप्लाईज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हमारा आज यानी हमारा प्रेजेंट कल हमारा पास्ट बन जाएगा। इसलिए आज भी जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्ट हो रही है। एक और टाइप का डिफरेंस है कि किंग और क्वींस की हिस्ट्री ईजिली अवेलेबल है हमें, क्योंकि वो अपनी लाइफ का, अपनी विक्ट्रीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल जैसे हंटर्स, फिशिंग फोक या मछुआरे, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ये अपनी लाइफ का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। आर्कियोलॉजी की हेल्प से हमें कुछ बातें पता चली हैं, पर ऐसा अभी बहुत कुछ है जो अब तक अननोन है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और इस वीडियो के कुछ पोर्शन मैं यहाँ पर भी अटैच कर रही हैं। हेलो एवरीवन, आज से हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को हम एक स्टोरी की तरह एंजॉय करते हुए पढ़ें। जब भी हम हिस्ट्री वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डेट्स, तारीख। और हिस्ट्री में डेट्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये टर्मिनोलॉजीज हैं BC, AD, BCE, CE। तो चलिए इनको समझते हैं। आज से 75 इयर्स पहले 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। कुछ साल और पहले चले जाते हैं 1526 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। कुछ साल और पहले जाएंगे तो 1200 होगा, कभी न कभी 1000 होगा, कभी न कभी 500 होगा, 100 होगा और कभी न कभी 1 आएगा। इस 1 से
2000 ईयर्स पहले भी कुछ इवेंट्स हुए, 5000 ईयर्स पहले भी कुछ इवेंट्स हुए, 10,000 ईयर्स पहले भी कुछ इवेंट्स हुए होंगे और उससे पहले भी। इस वन को रेफरेंस पॉइंट माना गया। पोप डायनेसियस ने ये कंसेप्ट दिया कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए। इस रेफरेंस पॉइंट को सेंटर में रखकर जितने भी इवेंट्स इस रेफरेंस पॉइंट के पहले हुए हैं और जितने भी इवेंट्स इस रेफरेंस पॉइंट के बाद हुए हैं उनको कैटेगराइज कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा है कि रेफरेंस पॉइंट किसको बनाना चाहिए। ये रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट देने वाले पोप डायनेसियस थे। तो क्रिश्चियंस सीन में आ गए और क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड होली इवेंट है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस पॉइंट माना गया। इनके बर्थ के पहले जो इवेंट्स हुए उनके लिए हम बीसी यूज करने लगे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 563 इयर्स पहले मतलब 563 बीसी। 563 बीसी में क्या हुआ था? बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 2500 इयर्स पहले लिखा जाएगा 2500 बीसी। 2500 बीसी में क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ गीजा पिरामिड्स। मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 2500 इयर्स पहले क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ गीजा पिरामिड्स। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 5000 इयर्स पहले लिखा जाएगा 5000 बीसी और 10,000 इयर्स पहले लिखा जाएगा 10,000 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जब हम पीछे चले जाएंगे यानी जितने भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले हुए हैं उनके लिए हम कहते हैं बीसी या बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं यानी ईसा के जन्म से पहले, ईपू। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वो इवेंट्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद हुए। उनके लिए हम यूज करते हैं एडी। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। यहाँ लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड को हिंदी में कहते हैं ईसा के जन्म के वर्ष। एडी को हिंदी में ईसवी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम एडी में मेजर करेंगे। कई लोग एडी को आफ्टर डेथ कह देते हैं। आफ्टर डेथ कभी भूल कर नहीं कहिएगा। अगर आप आफ्टर डेथ यूज करेंगे इसका मतलब आपने हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट की बर्थ से लेकर डेथ के टाइम को गायब कर दिया है। सो एडी मीन्स एनो डोमिनी, नॉट आफ्टर डेथ। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन एडी 1947। मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 1947 इयर्स बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। एडी 1526 यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 1526 इयर्स के बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एडी को हम साल के पहले या बाद में लिख सकते हैं, जैसे एडी 1947 और 1947 एडी दोनों ही सही हैं, पर बीसी को हम हमेशा ईयर के बाद लिखते हैं, जैसे 5000 बीसी, 500 बीसी। अब दो टर्म्स और आते हैं, बीसीई और सीई। चलिए इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। बहुत से लोग इस क्रिश्चियन बाइफर्केशन या क्रिश्चियन कैटेगराइजेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, लाइक ज्यूइश पीपल, जिन्हें लॉर्ड वर्ड से प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट, इसलिए इन्होंने अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई। ये थी बीसीई एंड सीई। बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा और इसे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट की जगह यूज किया जाता है, जैसे 200 बीसी और 200 बीसीई दोनों ही सेम है। 500 बीसी और 500 बीसीई दोनों ही सेम है। सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा और इसे एडी की जगह यूज किया जाता है, जैसे 1000 एडी और 1000 सीई दोनों का मतलब एक ही है। BCE stands for before common era और before current era. CE stands for common era और current era. इस डेटिंग सिस्टम को इंडिया में
200 साल पहले यूज़ करना शुरू किया गया था। एल्सवेयर में हम पढ़ेंगे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट के बारे में। पहले के ज़माने के कई इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। कई बार ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों का यूज़ हुआ होता है। वक्त के साथ लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होती रहती है। बोलने के तरीके बदलते रहते हैं, लिखने के तरीके बदलते रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि सिंधु का नाम पड़ा हिंदू, इंडस, इंडो, इंडिया। ये एक प्रोसेस है। टाइम के साथ लैंग्वेज चेंज होती रहती है। हमें अगर कोई चीज़ मिल गई है जो कि लिखी गई है हज़ारों साल पहले, तो लैंग्वेज उस टाइम से अभी तक में इतनी चेंज हो गई है कि उन इंस्क्रिप्शंस को समझना आसान नहीं होता। इट इज़ वेरी टफ। लेकिन फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन चीज़ों को समझने की। इस प्रोसेस को डेसिफरमेंट कहते हैं। डेसिफर मतलब नई चीज़ का पता लगाना। रोजेटा एक टाउन है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर। वहाँ से एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला है। रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट में 3 अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था, ग्रीक और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियंस। स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ये जानने में कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। इस इंस्क्रिप्शन में राजा रानी के नाम निक्लोज थे एक छोटे से फ्रेम में, जिसको कारतूश कहते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में कई सारे सिंबल्स भी थे, साउंड भी थे। फाइनली स्कॉलर्स ने ग्रीक लेटर्स और इजिप्शियन लेटर्स को साथ में रखा और दोनों के प्रोनाउंसिएशन करने के तरीके को मैच किया। तब वो काफ़ी हद तक समझ पाए कि उन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा था। जैसे लायन स्टूड फॉर एल, बर्ड स्टूड फॉर ए। Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well. लेकिन आज के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता। जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे, हम उन्हें आज भी नहीं समझ पाए हैं। न जाने कितने ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन के, अफ्रीका के कुछ सिविलाइजेशन के, जो आज भी स्कॉलर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टाइम के साथ थोड़ी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन अभी भी प्रोसेस जारी है। विद दिस वी कंप्लीट अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।